हेलो एवरीवन। मैं हूं जसकरण सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप डीवी कोर्सेज 2023 डिव 1 प्लस डिव 2 के ए टू डी तक सारे सॉल्यूशंस। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक डिस्कॉर्ड चैनल पर हर कॉन्टेस्ट के बाद लाइव डिस्कशन करता हूं एक मीट पर। तो आप जिसको भी इंटरेस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्कॉर्ड चैनल लिंक को ज्वाइन कर सकता है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन है, हमें एक इंटीजर n दिया हुआ है और हमें ऐसा कोई पेयर फाइंड करने को बोला गया है कि x पावर्ड बाय y इंटू वाई प्लस वाई पावर्ड बाय x इंटू एक्स इक्वल टू n। तो यहाँ बनाकर देख लेते हैं एक बार। x कॉमा वाई इंटू एक मिनट इंटू वाई प्लस पावर ऑफ y कॉमा x इंटू एक्स इक्वल टू n। इसे हमें n के बराबर करना है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो तो अगर आप देखोगे तो ऐसा है कि y और x का लाइक x पावर्ड बाय y, अगर मान लो हमने पॉसिबिलिटीज ली x इक्वल टू ऑड और y इक्वल टू ऑड, तो ये सम क्या आएगा देखा जाए तो ऑड की पावर कुछ भी लो ऑड ही रहेगा, है ना। तो ऑड और y भी ऑड है, ऑड इंटू ऑड प्लस जो यहाँ और यहाँ पर क्या है y की पावर x, y की पावर जितनी भी ले लो ऑड ऑड ही रहेगा। ऑड इंटू ऑड, क्योंकि x भी ऑड है तो ऑड इंटू ऑड भी ऑड होता है। तो दिस सम्स आउट टू बी ऑड प्लस ऑड इक्वल टू इवन। तो इस केस में तो n इवन होना चाहिए अगर x और y ऑड है। अब एक और केस देख लेते हैं, x इक्वल टू ऑड y इक्वल टू इवन। इस केस में क्या होगा, इसमें होगा ऑड इंटू इवन और इसमें क्या होगा इवन इंटू ऑड। तो इसका सम क्या होगा इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन। वैसे अगर जनरलाइज किया जाए तो जो x की पैरिटी होगी, पैरिटी मतलब अगर x ऑड इवन है तो पावर्ड बाय x पावर्ड बाय y भी ऑड या इवन ही होगा। तो ये बेसिकली अगर हम इसको x इंटू वाई लिख दे तो सेम ही बात है। और यहाँ पर भी अगर y की पावर कुछ x है तो अगर y ऑड है तो y पावर उसकी पावर भी ऑड ही रहेगी, वो इवन है तो उसकी पावर भी इवन ही रहेगी। क्योंकि यहाँ पर ये भी दिया हुआ कि x ग्रेट मतलब x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अगर जीरो होता तो इवन के लिए भी और आ सकता था, बट यहाँ पर जीरो नहीं दिया हुआ है तो 1 से शुरू है तो इवन की पावर हमेशा इवन ही रहती है। तो y इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू n होना चाहिए। मतलब सिर्फ पैरिटी वाइज देख रहा हूँ, ऐसे इक्वेशन नहीं बना रहा हूँ। तो अगर देखा जाए तो ये क्या होगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो इसका मतलब ये हमेशा इवन ही आएगा इसका रिजल्ट। तो n हमेशा इवन ही होना चाहिए। अगर ऑड हुआ तो सीधा -1 कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया ऑड वाले केस के लिए -1 है। इवन वाले केस के लिए हम अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। इसका लाइक इंट्यूटिव सॉल्यूशन तो बहुत इजीली देखे गया होगा कि हम किसी एक को 1 ले लेते हैं। तो दूसरा, क्योंकि अगर एक को 1 ले लिया तो क्या आ जाएगा, मान लो हमने x को 1 ले लिया यहाँ पर, ये तो इवन है। मान लो x को 1 ले लिया तो 1 इंटू वाई प्लस वाई इंटू वन, ये आ रहा है इक्वल्स टू 2 इंटू वाई। अगर y को 1 ले लिया तो क्या आएगा x इंटू वन प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स। तो फर्क नहीं पड़ता x को 1 ले y को 1 ले, किसी एक को भी 1 ले ले तो सॉल्यूशन इजीली आ जाएगा। क्योंकि n इवन है तो y इक्वल टू n बाई टू चल जाएगा। तो हमारा सिंपल सिंपल सॉल्यूशन क्या है 1 और n बाई टू। x और y की वैल्यू 1 और n बाई टू, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। और एग्जाम्पल्स पे भी देख लो अगर आप, ये एग्जाम्पल है। तो ऑड के लिए -1, ऑड के लिए -1, ये 42 के लिए अगर देखो यहाँ अलग सोल्यूशन दिया पर हम अपना खुद का फॉर्म करेंगे जो कि है 1,21। ध्यान से देखोगे 1,21 अगर, तो 1 की पावर 21 इक्वल टू 1 इंटू 21 प्लस 21 की पावर 1 इक्वल टू 21 और इंटू 1
इक्वल टू 42, तो काम कर रहा है बिल्कुल। तो सबका ऐसे सोल्यूशन लिख देना है 1, n/2। तो इसका बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। अब मैं मूव करता हूँ सेकंड क्वेश्चन पर। ये है मेरा सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दिया हुआ है कि मैं, मेरा एक नंबर है, तो ये थोड़ा मुश्किल सा समझना, बट इसको मैं आपको बड़े आराम से समझाता हूँ कि एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन। इसमें एक इंटीजर n दिया हुआ है, उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये क्या चीज़ें हैं, ये इसके प्राइम वेक्टर्स हैं, मतलब एग्जैक्टली प्राइम नहीं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम वेक्टर्स दिया हुआ है। ए आई इज द प्रोडक्ट ऑफ सम डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, और पी जो है वो पावर है कुछ उनकी। तो इसका ये कहना क्या चाह रहा है, मान लो कोई नंबर ऐसा है 2 × 2, मतलब इसके फैक्टर्स ऐसे इस टाइप के हैं, ×5 ×7। तो ये क्या कहना चाह रहा है, हम जो ए आई है उसको हम 2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगले ए आई को 3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगले ए आई को 5 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगले ए आई को 7 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और एक और ले सकते हैं 2। ये 5 ए आई हम अलग से ले सकते हैं। और हम इसके अलावा और भी तरीके हैं इनको फॉर्म करने के, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें सीधा, मतलब हम 6 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, 10 भी लिख सकते हैं, टू, क्योंकि 2 × 5 10 होता है, 2 × 7 14 होता है, 14 भी लिख सकते हैं। बट हम 4 कभी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ए ऑफ आई इज द प्रोडक्ट ऑफ सम डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग होने चाहिए। तो कभी भी जो ए आई है उसमें एक प्राइम नंबर 2 बार नहीं आ सकता, 3 बार नहीं आ सकता, 4 बार नहीं आ सकता, एक ही बार आएगा। तो मैं इन सबको जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो, बट 2 × 2 कभी नहीं होगा, मतलब 2 2 एक साथ नहीं आ सकते, मतलब ये 12 भी नहीं हो सकता है, 2 × 2 × 3 12 भी नहीं हो सकता है। तो ए आई ऐसे काम करते हैं। अब आई होप ये समझ में आ गया होगा कि हमें ए आई किस तरह से बनाने हैं, मतलब इन तरीकों से बना सकते हैं इसमें, जैसे इसमें 10, 21, 2 इस तरह से हम ए आई बना सकते हैं। इनकी पावर जो मर्जी दे दो बाद में। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 2, 3, 5, 7, और यहाँ 2 की पावर 2 दे दी है, ये अलग से लेने की जरूरत नहीं, 2 की पावर 2 दे दिया है, तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए कि ये वैल्यू मैक्सिमम हो, मतलब जो नंबर है और उसका पावर का प्रोडक्ट। अब ये थोड़ा ट्रिकी है कि हम इसे कैसे करेंगे, मतलब जो हम सॉरी जो हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं ऐसे नंबर्स को, जैसे इस तरह से बना दिया, तो इनको इनकी पावर से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इनको इनकी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम किस केस में आएगा। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, सबकी पावर 1 है, इसको छोड़कर इसकी पावर 2 है, देखा जाए 2, 1, 1, 1। तो अगर नॉर्मली देखो तो क्या होगा इसमें, 2 × 2 4, +3 × 1 +5 × 1 +7 × 1। ये तो मतलब काफी मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा होगा कि मैक्सिमम हो सकता है, इससे बड़ा आराम से मैक्सिमम कोई ना कोई और हो ही सकता है, ये तो पक्का है। अगर एक मैं आपको बहुत ही शानदार चीज दिखाऊंगा इसमें। शानदार चीज क्या है, अगर मैं टू 2 की पावर 2 लिख देता हूँ, या फिर इसके अलावा 2, 2 1, 1 लिख देता हूँ, मतलब दो दो अलग से लिए, तो इसका आंसर सेम ही आने वाला है। क्योंकि मतलब मान लो मैंने लाइक कोई प्राइम नंबर है पी, मैंने उसकी पावर क्यू ली है, नहीं प्राइम नंबर एक्स ले लेता हूँ, उसकी पावर पी ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर ऐसा करूं कि मैं एक्स को लाइक यहाँ पर एक बार क्यू बार लूं, और एक्स को एक बार आर बार लूं, यहाँ पर आर बार लूं, मतलब ये दो तरीके इसको लिखने के, एक्स को। अब इस वाले केस में क्या वैल्यू होगी इसकी, एक्स इंटू पी, राइट। इसमें क्या होगी, एक्स इंटू क्यू प्लस एक्स इंटू आर, विच इज इक्वल टू एक्स इंटू क्यू प्लस आर। और क्यू प्लस आर क्या होता है, ये दोनों का सम पी होगा ना, क्योंकि पावर तो टोटल पी है, हम उनको उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली इसकी वैल्यू एक्स इंटू पी ही आ जाती है। तो मतलब फर्क नहीं पड़ता, तुम प्राइम नंबर को जैसे मर्जी डिवाइड कर लो, वैल्यू उसकी सेम ही आने वाली है हर जगह। तो इंस्टेड ऑफ साथ में एक साथ लेने से अच्छा हम अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि अगर हमने एक बार किसी प्राइम नंबर को साथ में ले लिया, जैसे यहाँ पर 2 को 2 बार ले लिया, तो हम इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। और चलो हम ये केस ले लेते हैं, मैंने कुछ नंबर्स ले रखे हैं अलग 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 से।
जैसे ए बी सी, उनकी पावर वन वन, ये मान लो इस तरह से ले रखे मैंने कुछ नंबर्स। अब इस केस में क्या वैल्यू आएगी इसकी टोटल, ए प्लस बी प्लस सी। और अगर मैं वही, मतलब मैंने ये माना कि ये डिस्टिंक्ट है ए बी और सी, तो मैं इनको एक साथ भी लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई करके। अगर मैंने वही ए इंटू बी इंटू सी लिख दिया और पूरे की पावर वन ले ली, तो क्या वैल्यू होगी, ए इंटू बी इंटू सी। और प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब जो ए बी और सी ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू टू होने वाले, क्योंकि प्राइम नंबर है। तो उस केस में ए इंटू बी इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होने ही वाला हमेशा, क्योंकि ये सारी वैल्यूज टू से बड़ी हैं। तो ए इंटू बी इंटू सी ऑलवेज बीट्स ए प्लस बी प्लस सी। तो हमेशा सबको एज अ प्रोडक्ट लिखना ज़्यादा ऑप्टिमल है, अगर देखा जाए तो। अगर यहाँ पर ए की पावर टू होती तो हम क्या करते हैं, मान लो कुछ और होती, टू होती, थ्री होती, कुछ भी होती, तो हम क्या करते, तो हम ए की पावर को अलग कर देते, क्योंकि हमारे अगर हम अलग भी करते तो आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक और वर्ड लिख देता, यहाँ पर एक और वर्ड ए आ जाता। अब मैं लिखने को ऐसे भी लिख सकता था ए और ए कॉमा टू, बट इससे मेरे को क्या फायदा हो रहा है, इससे मुझे ये फायदा हो रहा है कि अब सबकी पावर वन है, तो मैं बीच बीच में किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मतलब मैं बीच बीच में सबको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। नहीं तो अगर इसकी पावर टू मैंने लिखी होती तो मैं मल्टीप्लाई ना कर पाता, क्योंकि डिस्टिंक्ट ना होते प्राइम नंबर्स। इसलिए मैंने अलग ही कर दिया, ताकि मैं जिनको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ कर दूंगा। तो मैं बेसिकली, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर उठाने हैं, जितने भी हैं सबको मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जितने बचेंगे उनको फिर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेसिकली जिनका काउंट वन से बड़ा है सबसे पहले उनको मल्टीप्लाई करना है, फिर जिनका काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू टू है फिर उनको मल्टीप्लाई करना है, जिनका ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली मुझे जो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं वो ही मल्टीप्लाई करने हैं, इसलिए मैं जितनी बार मतलब एक सेट ऑफ प्राइम नंबर्स आता जा रहा है मैं मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। लाइक ऐसा, मैं थोड़ा एल्गोरिदम समझा देता हूँ मैंने क्या यूज किया। मैंने एक्चुअली पहले सारे प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए एक वेक्टर में, वेक्टर ऑफ प्राइम ले लिया, मतलब इसमें सारे प्राइम स्टोर्ड है मेरे। और एक काउंट काउंट भी बना लिया एक्चुअली, मैंने साथ में ही काउंट स्टोर किया, वेक्टर ऑफ काउंट ऑफ दोस प्राइम, मतलब सेम इंडेक्स पे काउंट भी होगा। हाँ, तो एक और वेक्टर बनाया जो मैंने काउंट, उसमें सब सारे प्राइम्स का काउंट स्टोर्ड है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली जिन जिन का काउंट वन से ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, लाइक मैं फॉर लूप चला लूंगा। और काउंट सबसे ज्यादा कितना हो सकता है अगर आप बेसिकली देखो, जैसे 10 10 9 तक है, तो अगर आप देखो सबसे छोटा प्राइम वेक्टर क्या होता है, टू। और टू की पावर 30 10 9 से बड़ी होती है, तो मैक्स टू मैक्स काउंट 30 हो सकता है, 30 से ज्यादा कि ये प्राइम नंबर का काउंट हो ही नहीं सकता। तो मैं काउंट पे आइटरेट कर सकता हूँ, काउंट इंट आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू 30, आई प्लस प्लस। तो मैं काउंट पे आइटरेट करके ये देखूंगा किन किन प्राइम किन किन फैक्टर्स का जो काउंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आई होगा, क्योंकि जिनका होगा मैं उनको एक एक बारी में ले सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले सेट में जिनका काउंट वन से बड़ा है मैं उन सबको ले लूंगा, उसके बाद सबका काउंट एक एक से कम हो जाएगा, तो जिनका काउंट टू से बड़ा है वो आएंगे। मैं काउंट डिक्रीज नहीं कर रहा हूँ, बस बेसिकली ये होगा कि जो पहले पहली बार जो जिनकी अकरेंस हुई है वो सारे हम एक बार यूज कर चुके होंगे, तो जिनका काउंट टू से बड़ा है सिर्फ वो उनका एक अकाउंट एटलीस्ट बचा होगा, तो मैं फिर से उन सबको मल्टीप्लाई करके यूज कर सकता हूँ। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, एक और वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पर इंट आर इक्वल टू वन, और सारे प्राइम फैक्टर्स जिनका काउंट इससे बड़ा है और लाइक आई से बड़ा है, और उन्हें ले रहा हूँ प्रोडक्ट में मैं, सॉरी एज अ सम ले रहा हूँ, फॉर इंट ऑटो यू ऑफ प्राइम, ये वेक्टर है मेरा। और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले ये चेक कर रहा हूँ कि ये एक्चुअली मैं आपको कोड लिख के समझा देता हूँ एडिटर में ही, rather देन कि यहाँ लिखूँ। तो
सबसे पहले मेरा एक नंबर था int 10। अब प्राइम फैक्टर्स कैसे लेते हैं किसी भी नंबर के? उसकी आपको कॉम्प्लेक्सिटी अगर पता ना हो तो वो फ्रूट एन होती है। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, एन 10⁻9 से छोटा है तो वो फ्रूट एन क्या होगा? कुछ 3 × 10⁻4। और टेस्ट केसेस कितने हैं? 1000। तो 3 × 10⁻7 टोटल आइट्रेशन लगेंगी मैक्स टू मैक्स, और वेल विद इन द टाइम लिमिट विच इज 1 सेकेंड। तो हम कर सकते हैं ये टाइम लिमिट एक्सीड नहीं करेगा। अब मैं आपको एक एल्गोरिदम बता दूं जिससे आप सारे प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो किसी भी नंबर के। मैं यहाँ पे प्राइम भी स्टोर कर लूंगा मैं एक्चुअली। हाँ ठीक है, वेक्टर इंट p कॉमा cnt विच शोज द काउंट। तो इफ ए ऑफ सॉरी इफ n मॉड्यूलो i इक्वल टू 0, मतलब अगर वो डिविजिबल है आयत नंबर से। एक तो मैं ये काउंट बना लूंगा कि कितनी बार डिविजिबल है, मतलब कितनी पावर आएगी उसकी। तो मैं n बाई इक्वल, हाँ ये कर दूंगा। एक्चुअली मैं यहाँ वाइल लगा दूंगा कि जब तक ये डिविजिबल है n i से, मैं उसको डिवाइड करता रहूंगा i से। तो यहाँ काउंट भी प्लस प्लस करता रहूंगा इसका। तो मैं क्या करूंगा, पी डॉट पुश बैक, पी डॉट पुश बैक आई करूंगा, और इसके अलावा सी एन टी डॉट पुश बैक के करूंगा। बट अगर आप ध्यान से देखो, इस हिसाब से तो मैं सारे नंबर जितनी आइटरेट कर रहा हूँ मैं पुश बैक करता जा रहा हूँ, बट मुझे वो नहीं करना है। मुझे सिर्फ उनको पुश बैक करना है जिनका काउंट 1 > 1 तो मैं एक स्टेटमेंट लगा दूंगा, इफ के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ही मैं पुश बैक करने वाला हूँ सबको। हाँ, तो इससे मेरे फिलहाल ऑलमोस्ट सब सारे प्राइम फैक्टर आ जाएंगे, सिवाय मतलब एक और चीज इसमें रह जाती है एल्गोरिथम में। इफ n इज ग्रेटर देन 1, मतलब अगर n 1 से बड़ा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई प्राइम नंबर इसके रूट से बड़ा हो, तो n 1 से मतलब अगर n अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब ऐसा कोई नंबर है i इंटू आई लेस देन इक्वल टू, मतलब एक और नंबर कोई बड़ा नंबर है जिससे n अभी तक डिवाइड नहीं हुआ है, जो होना चाहिए था। और वो ऑब्वियसली प्राइम नंबर ही होने वाला है और उसकी पावर 1 ही होने वाली है। जो n बचे वो प्राइम नंबर होने वाला है। लाइक इसको मैं ऐसे प्रूफ तो नहीं कर पाऊंगा फिलहाल, बट अगर आप इसका कोई भी एल्गोरिदम सर्च करोगे फैक्टर्स निकालने का, तो उसमें ऐसा ही होता है। तो एंड में अगर n ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब एक प्राइम फैक्टर पड़ा हुआ है इसका। तो p डॉट पुश बैक n, और सी एन टी डॉट पुश बैक 1, ये एक और चीज कर दी मैंने। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इफ नहीं, हाँ, अब मेरे पास वेक्टर्स भी है, काउंट भी है। अब जो मेरा एल्गोरिदम था, मेरे को हर लाइक काउंट के लिए चेक करना है कि कौन कौन से नंबर इससे बड़े हैं। सॉरी 30 आएगा यहाँ पर, और आई प्लस प्लस। यहाँ मैं आंसर स्टोर कर रहा हूँ, मतलब अभी तक मेरा टोटल आंसर क्या हुआ। और यहाँ मैं इनिशियलाइज एक इंट आर इक्वल टू 1 करूँगा, जो प्रोडक्ट स्टोर करने वाला है। तो फॉर यू ऑटो यू नहीं, मैं इंडेक्स से ले रहा हूँ क्योंकि मुझे काउंट का भी चाहिए। j इज लेस देन p डॉट साइज, ये 10⁻4 से कम ही है, तो 13 × 10⁻4 भी वेल विद इन द टाइम लिमिट होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, आर इन हाँ, एक और चीज, अब मैं देखूंगा काउंट बढ़ा है कि नहीं उससे। इफ काउंट ऑफ j इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, तो मैं r इंटू इक्वल टू p ऑफ j कर दूंगा। अब मैं ये जो r है ये आंसर में प्लस ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैं उन सबका एक सेट बना रहा हूँ। मतलब सेट इन द सेंस की लाइक इसमें था ना, सेट इन द सेंस की ऐसा पूरा एक सेट, जैसे, हाँ इस यही मान लो, जैसे ये वाला पूरा सेट है इंटू बी इंटू सी, इस तरह से मैं सेट्स बना रहा हूँ। तो बेसिकली इसमें इस तरह से सेट्स बन जाएंगे। तो मैं आंसर प्लस इक्वल टू आर कर दूंगा। बट मुझे एक और चीज़ देखनी है, अगर ये आर की वैल्यू 1 है, इसका मतलब कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, मतलब एक भी नंबर ऐसा नहीं, मतलब एक भी नंबर सेट में नहीं आ रहा है। तो मैं उसमें कुछ ऐड ही क्यों करूँ, मतलब अगर सेट में कुछ आ ही नहीं रहा है, तो मैं तो 0 ऐड करूंगा ना। मैं फालतू में 1 क्यों ऐड कर दे रहा हूँ? तो वो ये गलत हो जाएगा अगर मैं सीधा ये कर दूंगा। तो मुझे ये चेक करना है आर इज ग्रेटर देन 1 और नॉट। अगर आर इज ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब कुछ ना कुछ सेट में आया है उसके। तो बेसिकली ये है इसका एल्गोरिदम, ये है इसका कोड। अब एग्जांपल्स पे देख लें, अगर जो 100 है, 100 में क्या है,
ये सारा मैं इरेज कर देता हूँ। 100 में क्या होता है, 100 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो मैं इसको, बहुत अलग अलग तरीके हैं लिखने के, बट जो हमने एल्गोरिदम सोचा है उससे क्या करेंगे हम, उससे पहले जिन जिन का काउंट 1 से बड़ा है, 2 और 5 दोनों का काउंट 1 से बड़ा है, तो 2 इंटू 5 एक बार ले लेंगे, यानी कि एज 10, 10 एक बार लिया, और दूसरे सेट में क्या लिया, फिर से 2 इंटू 5 बचा, तो मैं उनको फिर से एक बार और ले लूंगा, तो 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10 फिर से। तो 10 प्लस 10, हमारे एल्गोरिथम से 10 प्लस 10 इक्वल टू 20, जो कि आंसर ही है। ये एग्जांपल चेक कर लेते हैं। 10, तो 10 में क्या होता है, 2 इंटू 5 होता है, 2 इंटू 5 हुआ, तो क्या होगा, एक बार 10 आया, और 2 इंटू 5 10 आया, और यही आंसर है बेसिकली। मैं थोड़ा बड़ा एग्जांपल समझा देता हूँ। ये 864, 864 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 864 के फैक्टर्स, एक तो 2 होता है, एक होता है 3, 432, 1, 10, 140, 144, 144 का एक और बार 3, तो 48, 48 का एक और बार 3, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इंटू 3। लाइक 2 पावर्ड बाय 5 इंटू 3 क्यूब। हाँ, थैंक्स फॉर द हेल्प गणेश। तो 2 पावर्ड बाय 5 इंटू 3 क्यूब है बेसिकली ये। ऐसे फैक्टर्स बनते हैं इसके। तो मैं मतलब बेसिकली क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे एल्गोरिथम से क्या है, मैं एक बार 2 लूंगा, एक बार 3 लूंगा, तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस एक और बार 2 इंटू 3, 6, एक और बार 2 इंटू 3, 6। अब 3 का काउंट खत्म हो गया, 2 भी, 3 मतलब 3 2 भी चले गए हैं इन सब में। अब क्या बचा, 2, और 2 अलग से बचा, तो +2 +2, तो क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। 6 प्लस 6 प्लस 6 18, 20, 22, और आंसर 22 ही है। तो बेसिकली ये है एल्गोरिदम और ये है कोड जो मैंने समझा दिया है। तो आई गेस वी आर डन विद द सेकंड क्वेश्चन। You can ask your doubt, Ganesh. Yeah. It's like I have done one course, and in that I use map for storing the factors and their frequency. Okay. And in that, why I did like the same process. Like if two threes, I mean, in this example we have frequencies 5 and 3's frequency is 3, right? Yeah. I did like every time I iterate the map, I find out the minimum frequency and I subtract from all those. And when the frequency is getting zero, I wanted to erase it from the map. But the erase function is not working. That's no problem. What exactly is the problem? Which function is not working? Erase map dot erase is not working. Okay. Like you can post your solution in like the Discord channel. I will check it. Okay. Yeah, you can post the solution there, and I will reply to that. What's the problem in that? Now, any other doubt you have? Oh, no, no. It's like for that I just did instead of erasing later on I just check for when the frequency is not equal to zero as the alternative. I just Okay. wanted to know why erase is not working. Okay. Without seeing the code, I can't really tell why is it not working. So Okay, you I'll can put just the code. post it on Discord. Now, अब मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो ये प्रॉब्लम है, हमें चाहिए, ये भी थोड़ा मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। बेसिकली इसमें क्या है, इसमें एक अरे दिया हुआ है, और जो एलिमेंट सेकंड से लेकर n-1 तक है, हमें कोई एक्स आई और वाई आई वैल्यू चूज करनी है जो उस एलिमेंट के इक्वल हो, और वो दोनों वैल्यूज ऐसी हो कि लाइक ये कंडीशन ट्रू हो। ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब एक्स और वाई दोनों एस से छोटे हों, या फिर एक्स और वाई दोनों एस से बड़े हों। ये दो कंडीशन है इसमें। तो बेसिकली
ये कंडीशंस मतलब होनी चाहिए, और इसके अलावा हमें इस फंक्शन का मिनिमम चाहिए, a1 इंटू x2, y2 इंटू x3, ये सब। तो अभी मैं आपको सबसे पहले प्रॉब्लम समझा देता हूँ क्या है। एक अरे दिया होगा कुछ ऐसा, मान लो कुछ भी दिया हुआ है ऐसा कुछ, और s मान लो कुछ 2 दिया हुआ है। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक्स आई और वाई आई की वैल्यूज निकालनी है फॉर 4 2 4 8 एंड 2। तो क्या होंगी बेसिकली, तो क्या हो सकती हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं सिर्फ मिनिमम वैल्यू देखना चाहूँ एक्स आई की, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है फॉर दिस, फॉर आई इक्वल टू 2 क्या हो सकती है। तो वो होगी, वो एक्चुअली 2 ही होगी। और वो हम निकाल कैसे रहे हैं मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, ए ऑफ आई माइनस एस कॉमा एस, इन दोनों में से जो मिनिमम है वो उसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है पॉसिबल, क्योंकि हमने एक वैल्यू को एस मान लिया है। कंडीशन ट्रू होने के लिए हम एक बॉर्डर पे मान लेते हैं, एक वैल्यू को एस पे मान लेते हैं, और दूसरी वैल्यू दूसरी वैल्यू ए ऑफ आई माइनस एस होगी। तो अगर तो ए ऑफ आई माइनस एस एस से छोटी है तो हम वो ले लेंगे, नहीं तो एस लेंगे, क्योंकि हम एकदम बॉर्डर पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, ये वाली, मतलब दोनों एस से बड़े हो या दोनों एस से छोटे हो। तो अगर कोई भी एस है तो दूसरा वाला कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर चलो मान लो यहाँ एक वैल्यू एस नहीं है, एक वैल्यू एस से थोड़ी बड़ी है, मान लो एस से थोड़ी बड़ी है, तो ये वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाएगी, मतलब ए ऑफ आई माइनस एस थोड़ी छोटी हो जाएगी अपनी ओरिजिनल वैल्यू से। और अगर ए ऑफ आई माइनस एस एस से ऑलरेडी छोटा है तो वो कंडीशन रॉन्ग है, रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि एस ये एस से बड़ा हो जाएगा और ये एस से छोटा है। तो अगर ये लेकिन अगर दूसरा कंडीशन मान लो कि ये एस से बड़ा है, ए ऑफ आई माइनस एस एस से बड़ा है, और ये जो है एस ये इंक्रीज हो रहा है, तो ए ऑफ आई माइनस एस की वैल्यू लाइक कम हो जाएगी थोड़ी। तो इन दोनों में से मिनिमम जो आएगा वो फिर से यही आएगा, बट इसकी वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, तो जो ओवरऑल मिनिमम है वो इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि यही आएगी चाहे जो मर्जी हो जाए। लाइक इफ ए ऑफ आई माइनस एस इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होने वाला है, एस अगर इंक्रीज हो रहा है तो ए ऑफ आई माइनस एस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बेसिकली ऐसे कम हो रही है। और सॉरी, यहाँ पे एस आएगा, और ए ऑफ आई माइनस एस एस से बड़ा ही है, तो इसका मतलब इसके मैं मान रहा हूँ ये थोड़े दूर दूर ही है। तो इसके बाद क्या होगा, फिर से ए ऑफ, मैं ये मान रहा हूँ अभी भी ए ऑफ आई माइनस एस एस से बड़ा है, हाँ एस से बड़ा है। मैं एक्चुअली इंक्रीमेंट में 1 नहीं कर रहा, इंक्रीमेंट में बहुत छोटा नंबर कर रहा हूँ, जैसे 0.1 ये मान लो, और ये डिक्रीमेंट में 0.1 हो रहा है ऐसा कुछ। तो अभी भी ये ट्रू होगा, है ना, ये ट्रू है तो मिनिमम इन दोनों का यही आने वाला है। पर एस की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी हुई है तो मतलब मिनिमम बढ़ गया है। तो फिलहाल मिनिमम उसी वैल्यू पे है, मतलब एस पे ही मिनिमम है, इसको बढ़ाएंगे तो मिनिमम नहीं आएगा। और अगर ये था, अब हम एस को बढ़ा नहीं कर सकते तो कम करना पड़ेगा थोड़ा, है ना। अगर हमने इसे कम किया तो ये थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम ए आई के बराबर होना चाहिए। तो एक एक्स आई कम हो रहा है तो वाई आई बढ़ जाएगा, ये है बेसिकली, ये वाई आई है ये एक्स आई है। तो एक्स आई कम होगा तो वाई आई बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ गया। और ये अभी भी कम ही होगा क्योंकि हमने बहुत छोटी वैल्यू से चेंज किया है। और अगर छोटा वाला बढ़ रहा है तो मतलब मिनिमम फिर से बढ़ रहा है फालतू में, जो हमें नहीं चाहिए। तो मिनिमम इसी पे आएगा, एक वैल्यू एस होगी और दूसरी वैल्यू ए ऑफ आई माइनस एस होगी, तो इस पे आएगा मिनिमम। अब मैक्सिमम किस पे आएगा, मैक्सिमम, अब मैक्सिमम क्या हो सकती है एक्चुअली वैल्यू। तो बेसिकली लाइक मैं इसको प्रूव नहीं करूंगा, इसका मैक्सिमम बेसिकली यही चीज है। मतलब इन दोनों में से जो बड़ा है वो मैक्सिमम और जो छोटा है वो मिनिमम होगा, क्योंकि वो बॉर्डर पर है। और मतलब ये मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज हमने एक्स आई की निकाली है, ठीक है। मैंने क्यों निकाली, क्योंकि एक्चुअली हमें खेलना है इसी में, मिनिमम और मैक्सिमम में खेलना है, बीच वाली वैल्यूज पे नहीं खेलना है। मतलब मिनिमम और मैक्सिमम पे ही डिपेंड करने वाले हैं, जो हमारा ओवरऑल आंसर है इन दोनों वैल्यूज के मिनिमम और मैक्सिमम पर।
और इसमें मैंने बस एक चीज कंसीडर नहीं करी है, अगर एस बड़ा हो जाए ए ऑफ आई से तो क्या करना है, नेगेटिव ले नहीं सकते हैं, लिखा हुआ है ही लाइक पेयर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्स एंड वाई, तो दोनों पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने ही वाले हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो अगर एस बड़ा है तो हम एस ए आई से बड़ा है तो हम ये जीरो ले लेंगे और ये ए आई के बराबर ले लेंगे। ये कंडीशन है इफ एस इज लेस देन ए ऑफ आई, एल्स क्या होगा, एल्स मिन इक्वल टू जीरो और मैक्स इक्वल टू ए ऑफ आई। इसे मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है वैसे, तो बेसिकली ये दो कंडीशन है, ये अलग अलग कंडीशन है। अब हम इनमें क्या करेंगे, हम एक्चुअली इसमें जो हमें ये फंक्शन दे रखा है इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम डीपी लगा सकते हैं। मतलब ज्यादा इंट्यूटिव नहीं है कि डीपी कैसे लग रहा है, बट इसमें डीपी फिर काम कर जाएगी क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए ना। अब मान लो मैंने यहाँ तक मिनिमम वैल्यू निकाल ली, यहाँ तक कुछ मिनिमम वैल्यू थी, अब मैं नेक्स्ट आइटरेशन पर जा रहा हूँ। मिनिमम और डीपी कैसे लगा रहे हैं, उसकी क्या स्टेट्स होंगी कि मैं अभी कौन से वाले पे हूँ, मतलब कौन सी वाली आइटरेशन पर हूँ। लाइक ये आइटरेशन है मेरी, अगर मैं x2 के लिए कुछ कर रहा हूँ, लाइक हाँ x2 के लिए कर रहा हूँ तो पिछले वाले से करूंगा, x3 के लिए कर रहा हूँ तो पिछले वाले से करूंगा। मतलब i इक्वल टू 2 के लिए ये आइटरेशन है, i इक्वल टू 3 के लिए ये है, i इक्वल टू 4 के लिए ये है, और i इक्वल टू n के लिए ये है, ये वाली आइटरेशन। तो i इक्वल टू 2 से i इक्वल टू n तक मैं आइटरेशन करूंगा। पर इसमें ये तो एक स्टेट हुई, दूसरी स्टेट में क्या ले सकता हूँ, दूसरी स्टेट में ये ले सकता हूँ कि मैंने ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम लिया है मिनिमम लिया है। क्योंकि अगर मैं बीच वाली कोई लूंगा, मैं आपको ये भी प्रूव कर देता हूँ कि मैक्सिमम मिनिमम ही क्यों लेना है। जैसे मैंने कुछ लिया, मतलब मैं बीच का कुछ वैल्यू समझा देता हूँ, ये वाली समझा देता हूँ। कोई नंबर है मेरा y2 इंटू बेसिकली इंटू x3 कर रहे हैं शायद, यही था, और प्लस y3 इंटू y4। मेरा जो अभी एरिया ऑफ कंसर्न है वो x3 पे, x3 की वैल्यू क्या ले सकता हूँ मैं। तो ये किसके बराबर है, y2 इंटू x3 इक्वल टू सॉरी प्लस a ऑफ 3 माइनस y3 इंटू यहाँ माई बैड, यहाँ पर x4 आएगा, y4 नहीं, तो यहाँ पर x4 आया। तो बेसिकली अभी तक ये आ रहा है, ठीक है। अब इसकी मैं मेरे को अगर इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो किस पर आ सकती है, मतलब कैसे आ सकती है मिनिमम वैल्यू। अगर आप ध्यान से देखोगे, सॉरी ये भी x3 है, ये फंक्शन ऑफ x3 है, इसकी मिनिमम वैल्यू किस पर आएगी, मिनिमम वैल्यू एक्चुअली उस पर आएगी जो x3 की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हो सकती है। क्योंकि मतलब मान लो मैंने x3 की कोई मिनिमम वैल्यू ले ली, लाइक मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, तो ये बहुत, मान लो कुछ छोटा नंबर हो जाएगा, कोई छोटा नंबर हो जाएगा y, और ये कुछ बड़ा नंबर हो जाएगा। तो मान लो चलो x4 इज ग्रेटर देन, मैं ये कंडीशन मान रहा हूँ x4 इज ग्रेटर देन y2। तो मुझे चाहिए कि ये नंबर जितना छोटा हो सके उतना छोटा हो, क्योंकि x4 बड़ा है तो मैं ये छोटा करना चाहूंगा और ये जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा करना चाहूंगा, क्योंकि उसी केस में मेरा ऑप्टिमल आंसर आएगा, है ना। तो मैं x3 की मैक्सिमम वैल्यू लूंगा यहाँ पर, और अगर ये वाला केस हो तो मैं x3 की मिनिमम वैल्यू लूंगा, क्योंकि ये चीज़ बड़ी है तो मुझे ये जितना कम हो सके उतना कम चाहिए। लाइक इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर देता हूँ, देखो ऐसे इजी होगा समझना, y2 माइनस x4 इंटू x3 प्लस a3 इंटू x4। ये चीज़ तो कांस्टेंट है क्योंकि मैं x3 का फंक्शन बनाया मुझे इसे, तो ये चीज़ कांस्टेंट है। और x यहाँ पर ये चीज़ भी कुछ कांस्टेंट है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, अगर ये छोटा हुआ तो x3 जितना बड़ा हुआ तो उतनी मिनिमम वैल्यू आएगी, अगर ये लेस देन जीरो हुआ, और अगर ये ग्रेटर देन जीरो हुआ तो x3 जितना कम हुआ उतनी ज्यादा वैल्यू आएगी। तो बेसिकली ये प्रूव्ड है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज में ही खेलना है हमें। और डीपी में कैसे लगा रहा हूँ, डीपी की दो स्टेट होंगी, डीपी इंडेक्सेस, और दूसरी स्टेट है मिन कॉमा मैक्स, लाइक ऐसी डीपी होगी इंडेक्सेस कॉमा मिन मैक्स, कि मतलब मैं एक्स जो एक्स ऑफ आई है वो मिनिमम ले रहा हूँ कि मैक्सिमम ले रहा हूँ। और उसमें भी मैं कैसे आइटरेट करूंगा डीपीज में,
जैसे मैं फॉर आई इक्वल टू 2 से आई इक्वल टू n-1 तक करूंगा, और उसमें क्या करूंगा, दोनों स्टेट्स ले लूंगा, डीपी ऑफ आई ऑफ 0 और यहाँ पर डीपी ऑफ आई ऑफ 1 लूंगा मैं, दोनों के लिए अलग सीन होगा। और ये किस पे डिपेंड करेगी, पिछली डीपी वैल्यू पर। और इसमें भी मेरे पास दो ऑप्शन है, पिछली वाली जो मैंने पिछली आइट्रेशन पे डीपी लिया वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है। अगर वो मिनिमम है, लाइक i-1 0 है, तो मेरे को पता है क्या करना है, मुझे पिछली वाले की भी मिनिमम लेनी है, इस वाले की भी मिनिमम लेनी है। अब अगर आप देखोगे ध्यान से, लाइक ये आइट्रेशन, लाइक आई, मतलब ये अगर x ऑफ i है तो पिछला y ऑफ i-1 होगा। तो मुझे बेसिकली जो सम चाहिए वो इसका चाहिए, सॉरी ये नहीं, हाँ, तो मुझे सम किसका चाहिए, इन दोनों का, x जो x3 है, x3 क्या है, x3 एक्चुअली इनमें से कुछ होगा, सॉरी मिनिमम ऑफ दिस, लाइक ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा कुछ है, इस फंक्शन को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, वैल फंक्शन दे देता हूँ। तो मैं वैल ऑफ x3 कर रहा हूँ यहाँ पर, लाइक इंडेक्स से कर लूंगा, चलो वैल ऑफ आई। अगर मैं आई इंडेक्स लूंगा तो ये इवेल्यूएट कर देगा मेरा, ये फंक्शन है मेरा। तो वैल ऑफ आई जो कि मिनिमम देता है, लाइक वैल मिन कर देगा, वैल अंडरस्कोर मिन मिनिमम देगा, और वैल अंडरस्कोर मैक्स मैक्सिमम देगा। मिनिमम वाला ये, मैक्सिमम वाला ये। तो वैल अंडरस्कोर मिन ये लूंगा, क्योंकि मैं अभी मिनिमम वैल्यू पे ही जा रहा हूँ। और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, बेसिकली ए ऑफ i-1 माइनस वैल अंडरस्कोर मिन i-1। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं पिछले वाले की भी मिनिमम वैल्यू ही ले रहा हूँ। और अगर आप देखोगे तो अगर ये x ऑफ आई था, ये y ऑफ i-1 होगा, और y ऑफ i-1 क्या होता है, a ऑफ i-1 माइनस x ऑफ i-1। तो x ऑफ i-1 मैंने मतलब अगर देखो तो मैंने मिनिमम लिया है, तो मैं a ऑफ i-1 से वो माइनस कर दूंगा वो वैल्यू। तो बेसिकली डीपी की वैल्यू अभी तक ये आ रही है। पर मुझे सिर्फ ये नहीं लेना, मेरे को ये भी देखना है कि जब ये वन हो, वो वाला केस भी लेना है। तो एक्चुअली मैं उन दोनों का उन दोनों टाइम्स का मिनिमम ले लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सेम टू सेम चीज करूंगा, और इसमें मैं मेरे को एक थोड़ा बस ये चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर मैक्स ले लूंगा, वैल अंडरस्कोर मैक्स, ये करूंगा कोड में। और इसके लिए बेसिकली सिमिलर ये कोड, हाँ सेम ही तो है, बस उस उधर मैक्स लगा दूंगा जहाँ मैक्स चाहिए, यहाँ मैक्स चाहिए, यहाँ मैक्स लगा दूंगा, यहाँ पर भी मैक्स लगा दूंगा। तो बेसिकली ये है मेरा कोड। अब इसमें बेस केस नहीं लिया हमने, तो बेस केस है डीपी ऑफ आई, हम 2 से शुरू कर रहे हैं तो 1 से शुरू होगा बेस केस जो है। एक्चुअली हम 2 से भी नहीं करेंगे, 3 से करेंगे, क्योंकि अगर आप देखो, अगर हम 2 के लिए करते हैं तो ये वैल्यू है और ये अलग है बाकी सबसे, तो 2 के लिए हम अलग से करेंगे ये वैल्यू। तो हमें 3 से शुरू करना है, 2 के लिए मैं अलग से ले लूंगा। 2 के लिए क्या होगा, डीपी ऑफ 2 ऑफ 0, अगर मैंने मिनिमम लिया ये x, तो क्या होगा, वैल अंडरस्कोर मिन ऑफ 2 इंटू उसकी वैल्यू क्या थी, a1। तो a ऑफ 1 लूंगा, और dp ऑफ 2, 1 इक्वल्स टू वैल अंडरस्कोर मैक्स 2 इंटू a ऑफ 1। तो ये मेरा बेस केस हो गया। और अब मैं एक लास्ट केस मेरा रह गया, लास्ट केस कौन सा, ये वाला। मैंने n-1 तक लिया है, nth क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर भी अलग चीज़ है, यहाँ पर a ऑफ n आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, x ऑफ n नहीं आ रहा है। तो मैं उसके लिए अलग से ले लूंगा लास्ट वाले केस के लिए। लास्ट वाले केस के लिए बेसिकली ऐसा ही कुछ करना है मुझे, ये चीज़ें करनी है। अगर मैं यहाँ कुछ करता हूँ, यहाँ पर मेरा आएगा n, टीपी ऑफ n, यहाँ पर भी n, और मेरा वैल अंडरस्कोर मिन, एक मिनट, अगर आप देखो तो ये y ऑफ n-1 है और a ऑफ n है। तो जहाँ जहाँ ये आ रहा था ये पहला वाला आ रहा था, यहाँ आएगा a ऑफ n, और यहाँ पर क्या आएगा, a ऑफ n-1। हाँ, तो यहाँ भी n-1 आ जाएगा, यहाँ भी n-1 आ जाएगा, यहाँ भी n आ जाएगा,
ये वैल अंडरस्कोर मेन नहीं, यहाँ पर ए ऑफ एन आएगा और यहाँ भी n माइनस वन आ जाएगा, और ये भी n माइनस वन, ये भी n माइनस वन। एक्चुअली ये दोनों वैल्यूज सेम ही होने वाली है, तो ये ना भी लिखो तो भी चलेगा। ये दोनों सेम क्यों होने वाली है, क्योंकि मिन मैक्स का फर्क नहीं पड़ता है ना दोनों में, क्योंकि ए ऑफ एन तो सेम ही है ना। मिन मैक्स का कब फर्क पड़ रहा है, जब हम इसकी वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम ले रहे थे, इसमें तो सेम ही रहने वाला है, इसमें मिनिमम मैक्सिमम सेम ही है, तो दोनों में सेम ही वैल्यू आएगी, तो कोई भी एक ले लो तो चलेगा। तो बेसिकली यही है इसका कोड। इसको मैं एक बार कोड करके भी समझा देता हूँ। वैसे एल्गोरिथम समझा दिया, कोड मतलब बेसिकली यही कोड है, मैं ऐसे ही लिखने वाला हूँ, तो ये कोड 100% काम करता है। इसकी मैं गारंटी देता हूँ, मतलब इसमें तो कुछ गलतियां हो सकती है, बट बेसिकली ये एल्गोरिथम यही है, लॉजिक यही है। तो आई गेस थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, अब मैं फोर्थ पर जाता हूँ। गेम ऑन एक्सेस, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या है, इसमें लाइक ऐसा है कि हाँ हर इंडेक्स पे कुछ नंबर ए आई दिया हुआ है, और अगर वो आई पे है तो वो ए आई मूव आगे चलेगा, लाइक आई प्लस ए आई पे जाएगा, जंप करेगा सीधा। और अगर आए वन से एन के बीच में तभी गेम कंटिन्यू होगी, अगर वन से एन के बीच में नहीं है तो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो मतलब अगर मेरे पास ऐसा आया है जिससे वो एन से आगे जा रहा है या वन से पीछे जा रहा है, क्योंकि जो ए ऑफ आई की वैल्यू वो माइनस एन से एन तक हो सकती है, दी भी हुई है शायद, हाँ। तो ऐसा भी हो सकता है वो वन से पीछे चला जाए, तो जो जो वन से पीछे जा रहा है एन से बात जा रहा है तो गेम खत्म हो जाएगी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा है, मैं ऐसा कर सकता हूँ किसी भी एक नंबर का, लाइक किसी भी एक इंडेक्स पे ए ऑफ आई की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ किसी और नंबर में, सो दैट कि मैं गेम लाइक ऐसा कर दूं कि गेम खत्म हो, लाइक गेम एंड हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है इन्फिनिट लूप में फंस जाए। मुझे चाहिए, मुझे खत्म करना है कि गेम खत्म, लाइक मुझे ऐसा करना है गेम खत्म हो, लाइक so that the game that you start after making the change ends in a finite number of steps। इसका मतलब है कि गेम खत्म हो जाए टाइम में, मतलब बीच में खत्म हो जाए, ऐसा ना हो इनफाइनाइट लूप में खत्म हो और चलती है। क्योंकि मतलब एक एग्जांपल दे दो इनफाइनाइट लूप में चलने का, अगर कोई भी ए ऑफ आई जीरो है, जैसे ये है, तो वन प्लस जीरो वन, वन 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 उसी पे रह जाएगा, गेम खत्म ही नहीं होने वाली। तो अगर हम इसको बहुत ही लाइक एलिगेंट वे में कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को ग्राफ्स में। अब ग्राफ में कैसे, अब मैं ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करूंगा, मेरा ऐसा, मैं ऐसा करूंगा कि अगर एक एज आया है, लाइक एक वर्टेक्स आया है, तो जिस भी वर्टेक्स पे जा रहा है उन दोनों के बीच में एज बना दूंगा, और एक मैं एडिशनल वर्टेक्स ले लूंगा, गेम एंड होने वाला एक अलग से वर्टेक्स ले लूंगा n+1। मतलब मान लो, मतलब ऐसे वर्टिसेस है मेरे पास, बेसिकली ऐसा i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 3, i इक्वल टू 4, i इक्वल टू 5, ऐसा कुछ है। अब मैं इनमें एडजस्ट कैसे बनाऊंगा, मान लो मैं कोई एग्जांपल ही ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, 1 1 1 -4। तो यहाँ पर i इक्वल टू 1 से अगर वन मूव देखें तो ये एक एज बनता है, i इक्वल टू 2 से 1 ये एक एज बनता है, i इक्वल टू 3 से 1 ये एक एज बनता है, i इक्वल टू 4 से 1 ये एक एज बनता है, और i इक्वल टू 5 पे क्या है, -4, तो वो ये एक एज बनता है। तो बेसिकली ये ग्राफ बनता है इसमें, तो ऐसा कुछ ना कुछ ग्राफ बन जाएगा। और अगर मैं इसके लिए बनाऊं, जैसे ये है -1, 0, इसके लिए क्या ग्राफ बनेगा, अ, दो ही वर्टिसेस हैं, तो इसके लिए -1 गया, एक ऐसा मैं एक और वर्टेक्स बना रहा हूँ n+1, यहाँ पर भी एक n+1 वाला वर्टेक्स होगा, यहाँ पर भी एक n+1 वाला वर्टेक्स होगा, तो बेसिकली ये वर्टेक्स बन जाते हैं यहाँ पर, सॉरी ये एज बन जाता है, ये कुछ नहीं है। तो हाँ, और ये सेल्फ लूप है क्योंकि ये E0 है, तो वो अपने आप पे ही जाएगा। तो ये बेसिकली ये है ग्राफ इसका, तो बेसिकली एक ग्राफ प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ये जो n+1 वर्टेक्स है इस पे पहुंचाना है वन से। अब उसके वेज क्या पॉसिबल है, मतलब कैसे कैसे हो सकता है वो, क्या तरीका हो सकता है। अब कुछ अलग अलग कनेक्टेड कंपोनेंट्स होने वाले हैं। अब मुझे ये देखना है सबसे पहले n से कनेक्टेड ये वाला वर्टेक्स है, इससे कनेक्टेड कंपोनेंट क्या है ऑलरेडी।
मैं एक कनेक्टेड कंपोनेंट देख लूंगा इसका, इसमें देखूंगा कि मतलब किस किस वर्टेक्स से इसमें जाया जा सकता है। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, जो इस पे ग्राफ होगा उसको उल्टा कर दूंगा, उस ग्राफ को उल्टा करके मैं ये देखूंगा कौन कौन से वर्टिसेस से इस पर जाया जा सकता है। लाइक कुछ वर्टिसेस से इस पे जाया जा सकता है, तो कौन कौन से वर्टिसेस है, मैं ग्राफ को उल्टा करके डीएफएस चला दूंगा और देखूंगा कौन कौन से वर्टिसेस से इस पे जाया जा सकता है। और अगर लाइक इसमें भी दो कंडीशन होंगी, अगर ये जो पहला वाला वर्टेक्स है उस वाले में आ रहा है ऑलरेडी, मतलब उस डीएफएस में आ रहा है, मतलब मैं मतलब ये कंडीशन है कि मैं मतलब बिना कुछ चेंज करे भी पहुंच पा रहा हूँ, मतलब गेम एंड कर पा रहा हूँ, N+1 पे पहुंच पा रहा हूँ, तो एक अलग केस होगा। अगर नहीं पहुंच पा रहा तो वो वाला केस समझाता हूँ मैं आपको, जो कि ये वाला है। ये वाला केस ही है जिसपे ये ऑलरेडी नहीं पहुंच पा रहा है। अब मान लो यहाँ पर कुछ और वर्टिसेस अलग से थे, मतलब इसमें और कुछ वर्टिसेस थे जो बेसिकली आपस में कुछ एज बना रहे हैं ऐसा। वेट वेट अ मिनट, मतलब मैंने ओवरऑल ये पूरा ग्राफ माना है, ये पूरा, नीचे वाला नहीं माना है, ये वाला इसको इरेज ही कर देता हूँ। तो ये वाला नहीं माना है, ये ऊपर वाला मेरा पूरा ग्राफ है, ठीक है। और ये मेरा वर्टेक्स मैंने मान लिया, ये वर्टेक्स 1 है और ये N+1 है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, हाँ, तो बेसिकली मुझे चाहिए कि मेरा मैं यहाँ तक जा पाऊँ। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, अगर अब मैं ये देखूंगा कि 1 से किस किस वर्टेक्स पे जाया जा सकता है, क्योंकि अगर 1 से उन वर्टेक्स पे जाया जा सकता है तो अगर उनमें से कोई भी वर्टेक्स सीधा इस पे चला जाए तो मेरा काम हो जाएगा, मैं इस पे पहुंच पाऊंगा। अगर 1 से अगर हम डीएफएस लगाएं, जो जो वर्टेक्स हम मतलब आ रहे हैं, अगर उनसे सीधा इस पे एज बनाए, उनमें से किसी एक में भी, क्योंकि हम एक बार में एक ही एज चेंज कर सकते हैं, बेसिकली प्रॉब्लम ही है। हम ये चेंज कर रहे हैं, मतलब एक ए ऑफ एक्स वाई से रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब हम कोई एक एज चेंज कर रहे हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम ही ये है कि हमें कोई एक एज चेंज करना है। तो मैं कौन कौन से एज चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ से एज बना सकता हूँ, यहाँ से 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 बना सकता हूँ, क्योंकि ये सारे 1 से रीचेबल है। तो इनमें से किसी से भी एज बनाऊं मैं लास्ट वाले वर्टेक्स पे, तो मेरा काम हो जाएगा। तो और उनके वेज कितने होंगे, लाइक यहाँ पर पहुंचने के कितने वेज हैं, अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो N+1 है। और लाइक मैं यहाँ पर अगर समझाऊँ आपको, लाइक कुछ आई इंडेक्स था, आई प्लस ए ऑफ आई, अगर एन से ज्यादा हो तो उसके कितने वेज हैं, अगर देखा जाए तो N-A of I+1 ऐसा कुछ वेज है, मे बी आई गेस, मतलब एन हो तो N-N, हाँ। तो इतने एक मिनट, नहीं एक्चुअली कितने हैं, आई I+1, आई वेज है, आई वेज है। लाइक अगर ये कंडीशन के लिए टोटल आई वैल्यूज होंगी ए ऑफ आई की। ए ऑफ आई कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, -N से N तक। तो मैं क्या ले सकता हूँ, अगर इसकी वैल्यू आई है तो मैं बेसिकली लाइक आई वैल्यूज मेरे को मिल जाएंगी, जो, हाँ, आई वैल्यूज मिल जाएंगी जो कि एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। आप मैथमेटिकली देख सकते हो, लाइक खुद सॉल्व करके देख सकते हो एक बार। और अगर ये मुझे चाहिए <<1 तो इसकी कितनी वैल्यूज होंगी, N+1 - A, N+1 - I एक्चुअली। लाइक आप देख सकते हो, लाइक अगर आई को 1 मान लो तो टोटल n वैल्यूज होनी चाहिए, है ना। आई को 1 मान लो तो -1 से n तक वैल्यूज होनी चाहिए। तो आई को 1 माना, तो N+1 - 1 n वैल्यूज आ रही है। और इसमें अगर आई को n माना तो भी n वैल्यूज आनी चाहिए 1 से लेकर n तक। तो बेसिकली ये आ रहा है मैथमेटिकली। तो टोटल कितना हुआ, N+1 - I प्लस I इक्वल्स टू N+1। तो इतने टोटल वेज होते हैं किसी भी वर्टेक्स से N+1 वर्टेक्स आने का। तो मैं क्या करूंगा, 5 × N+1 हो जाएगा यहाँ पर। ये अलग अलग तरीके हैं। अब तो मैंने मैंने बेसिकली ये देखा कि यहाँ से यहाँ पहुंचने के कितने तरीके थे, लाइक इन सबसे यहाँ तक पहुंचने के, यहाँ जो कि N+1 इंटू दिस था। अब इनका क्या करूँ, लाइक ये सारे मैंने अब मान लो कि ये एजेस अब नहीं है। अगर मैं इनसे एज बनाने की कोशिश करूँ कहीं भी तो मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है।
तो बेसिकली और कोई मतलब वे ऐड भी नहीं हो रहा है, मतलब और कोई तरीका है नहीं, यही तरीका है। अगर ये दोनों अलग अलग कनेक्टेड कंपोनेंट में है तो बेसिकली यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और अगर ये सेम कनेक्टेड कंपोनेंट में आ रहे हैं तो क्या करेंगे? मतलब मान लो अम, ऐसा कुछ है, मतलब हाँ, तो मान लो ऐसा कुछ है, ये सेम कनेक्टेड कंपोनेंट में आ रहा है, तो बेसिकली ऑलरेडी ये पहुंच पा रहा है लास्ट स्टेट तक। तो मुझे चेंज लाइक क्या क्या करके भी मेरा ये मेंटेन रहे, वो एक्चुअली क्या क्या हो सकता है? तो बेसिकली मैं सबसे पहले तो यहाँ से उल्टा डीएफएस लगाऊंगा, मतलब एजेस उल्टे करके डीएफएस लगाऊंगा कि कौन कौन से विजिट हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं। अगर ये विजिट हो पा रहा है तो उस केस के लिए क्या है, मतलब उस केस के लिए इसका मतलब ये है कि कनेक्टेड कॉम्पोनेंट, सेम कनेक्टेड कॉम्पोनेंट में वैसे सेम कनेक्टेड कंपोनेंट, हाँ कह सकते हो सेम कनेक्टेड कंपोनेंट में। और अब उस केस में क्या करेंगे? उस केस में ऐसा होगा कि जो बाहर वाले वर्टेक्स है उनसे तो लाइक डायरेक्टली कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उनसे किसी भी वर्टेक्स में बनाओ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा गेम मतलब ये लास्ट तक पहुंच पा रहा है और पहुंच पाएगा हमेशा हमेशा ही। तो इसके टू इंटू एन प्लस वन वेज हो गए, क्योंकि -n से n तक जा सकता है। तो 2 × n+1 वेज इन टोटल हो जाते हैं। तो ये 2 × लाइक n+1 × 2 होगा, ये दो वर्टिसेस हैं, तो 2 × n+1 × 2, लाइक 2 × n+1 × 2। तो बेसिकली इतने वेज होंगे बाकी वर्टिसेस के। अब इनका क्या होगा, मतलब इनमें क्या करना पड़ेगा मुझे? अब मैं क्या कर सकता हूँ? बेसिकली अब मैं हर एक वर्टेक्स से ट्राई करूंगा कि मुझे मैं कितनी जगह चेंज कर सकता हूँ कि मेरा आंसर तब भी सेम ही है। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं यहाँ इस वाले वर्टेक्स का एज चेंज कर कहाँ कहाँ इसका एज आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है सीधा, 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 और यहाँ पर आ सकता है सीधा। तो बेसिकली इसके 5 तरीके हो गए, है ना? अब अगर मैं इससे देखूं तो इससे एक्चुअली 4 तरीके हैं। मैं ये वाला एज नहीं बना सकता हूँ, ये वाला नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये बना दिया तो ये वाला एज हट जाएगा। क्योंकि अगर दो एज नहीं हो सकते ना, एक ही एज हो सकता है, तो ये वाला हट जाएगा, तो ये आपस में लूप बन जाएगी, तो ये कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो बेसिकली कभी पीछे नहीं जा सकता हूँ, आगे ही जाना पड़ेगा। अब आगे पीछे का हम चेक कैसे करेंगे? मेन सवाल ये है। अब मेरे को ऐसा है कि मुझे यहाँ से उन वर्टिसेस पे एज बनाने हैं। अब सेम कनेक्टेड कंपोनेंट में एज बनाने हैं, पर उन वर्टिसेस पे बनाने हैं जिनसे मेरा वो खराब ना हो, ग्राफ खराब ना हो। अब इसका बहुत एक मतलब मैं आपको एक चीज बताऊंगा इसमें क्या है। अगर आप देखोगे तो ये जो कनेक्टेड कंपोनेंट होगा, ये एक ट्री होगा, ये एक ट्री ही होने वाला है। अब मैं लाइक एक कोई साइक्लिक ग्राफ नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर साइक्लिक ग्राफ हो गया वो लूप में फंस जाएगा। और अगर एक बार लूप में फंस गया तो यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा ना। अगर यहाँ तक पहुंच रहा है मतलब एक ट्री ही होने वाला है वो, उल्टा ट्री, मतलब ऐसे जिस पे एंड में यहाँ पे पहुंच रहा है। अगर हम इसके एजेस उल्टे कर देंगे तो एक हमारा ट्री बन जाएगा जो कि रूटेड एट दिस होगा। और उसमें क्या कंडीशन होगी? अगर मुझे उस वर्टेक्स से एज बनाना है तो उसके वो अपने पेरेंट्स पे ही बना सकता है, क्योंकि वहां से मैं यहाँ पर पहुंच सकता हूँ। लाइक अगर मैं उल्टे एज लूँ, यहाँ ये वाला एजेस लूँ, उल्टा कर दूं सारे एजेस को, रिवर्स, तो बेसिकली क्या है, मैं अब आगे जा सकता हूँ, पीछे नहीं जा सकता, मतलब अपने चिल्ड्रन पे नहीं जा सकता कोई भी वर्टेक्स, क्योंकि चिल्ड्रन पे गया तो वो टूट जाएगा। हमेशा पेरेंट पे ही जा सकता है, पॉइंट कर सकता है। तो उसके पास जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो होंगे जितने उसके पेरेंट्स हैं, जितने उसके पेरेंट्स हैं। और वो हम कैसे निकाल सकते हैं? सब ट्री वाले से, मतलब सब ट्री नॉर्मल डीएफएस से निकाल सकते हैं इजीली। तो बेसिकली जितने उसके बच्चे हैं उन पे नहीं डाल सकते, बाकी सब पे डाल सकते हैं। और अलग से कंडीशन कि सीधा इस पे पहुंच जाए, इस पे पहुंचने का n+1 तरीके अलग से। तो बेसिकली ये है हमारा एल्गोरिदम, दोनों के लिए अलग अलग। मैं अब आपको कोड समझा देता हूँ जो मैंने लिखा था। हाँ, तो सबसे पहले मैंने एक लाइक ये बना लिया। एक्चुअली मेरा जीरो इंडेक्स्ड है, तो थोड़ा ध्यान रखना उसका। nth मैंने जो nth वर्टेक्स माना है, जो nth वर्टेक्स है मेरा, वो वाला वर्टेक्स है जो आउट ऑफ बाउंड्स वाला है।
तो nth वर्टेक्स मेरा वो है, यहाँ वहां पे मैंने n+1 लिया था, यहाँ पे nth लिया और जीरो इंडेक्स थे सारे वर्टिसेस। तो मैंने एक ये ग्राफ लिया और एक उल्टा ग्राफ ले लिया, मतलब एजेस उल्टे हैं इस वाले ग्राफ में, दूसरे वाले में। तो अगर ये आउट ऑफ बाउंड्स है तो मैंने क्या किया, एन पुश बैक कर दिया, लाइक उसका एन के साथ एज बना लिया, नहीं तो नॉर्मल आई और आई प्लस ए ऑफ आई। यहाँ पर मैंने एक बुलियन वेरिएबल बनाया और एक ये बुलियन वेक्टर बनाया, और ये वेक्टर एक्चुअली सब ट्री में कितने चाइल्ड है वो कैलकुलेट करेगा। अब मैं डीएफएस लगा रहा हूँ उल्टे ग्राफ पर एन से। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि एन से उल्टे ग्राफ में क्या कौन कौन से वर्टिसेस विजिट हो सकते हैं। तो ये डीएफएस लगाया, इसमें बेसिकली मैंने सब ट्री में कितने कितने लोग आ रहे हैं वो ऐड किए हैं, जी ऑफ आई इक्वल टू 1, और ऐड किया जो मतलब उसके चाइल्ड के जो बच्चे हैं सारे। तो बेसिकली जी ऑफ आई ये कैलकुलेट कर रहा है कि सब ट्री में कितने लोग हैं, कितने नोड्स हैं। अब मैं लाइक अगली चीज क्या होगी, मैं ये चेक करूंगा फर्स्ट वर्टेक्स जो 0th इंडेक्स पे है वो विजिटेड है कि नहीं है। अगर वो विजिटेड नहीं है तो मैंने जो एल्गोरिथम बताया था वो लगाना है, और उससे पहले मैं डीएफएस लगाऊंगा इस पर, लाइक फर्स्ट इंडेक्स पर डीएफएस से डीएफएस शुरू करूंगा और ये बूलियन वेक्टर लूंगा और सीधे ग्राफ पे लगाऊंगा वो डीएफएस, चेक करूंगा कौन कौन से वर्टिसेस वो विजिट कर पा रहा है। और ये मेरा कैलकुलेट कर रहा है कि लाइक इसके कनेक्टेड कंपोनेंट में कितने नंबर है, मतलब एन से कौन कौन से नंबर रीच हो पा रहे हैं, क्योंकि मैं उन नंबर्स पे डायरेक्टली एक एज बना सकता हूँ इन नंबर्स से जिनका सी ऑफ आई इक्वल टू 1 है। सी ऑफ आई इक्वल टू 1 मतलब 0 से विजिट हो चुके हैं सारे नंबर्स। तो जिन जिनका सी ऑफ आई इक्वल टू 1 है उनमें मैं क्या करूंगा, एक्स एक्स यानी नंबर ऑफ वर्टिसेस इन दिस, लाइक नंबर ऑफ वर्टिसेस जिनसे एन विजिट हो सकता है, एक्स प्लस n+1 जो मैंने यहाँ पर समझाया था। n+1 ये है कि मैं डायरेक्टली nth वर्टेक्स पे रीच कर पा रहा हूँ। तो ये वेज होंगे और सीधा सी आउट कर दूंगा। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। दूसरे वाले कंडीशन में थोड़ा ज्यादा करना है। उसमें बेसिकली स्टार्टिंग तो सेम ही किया मैंने, नंबर ऑफ वर्टिसेस कैलकुलेट किए हैं। उसके बाद मैंने डीएफएस लगाया दूसरे वाले, लाइक हाँ 0 से डीएफएस लगाया फिर से, और मैंने चेक किया कौन कौन विजिटेड है। अब जो जो विजिटेड है उनसे मैं किन किन पे एजेस बना सकता हूँ, एक्स माइनस जी ऑफ आई क्या है मेरा, उसके सब ट्री में कितने नोड्स हैं। तो जितने टोटल नोड्स थे माइनस सब ट्री में जितने नोड्स हैं उतने पे मैं एजेस बना पाऊंगा, क्योंकि मैं चिल्ड्रन पे नहीं बना पाऊंगा, सब ट्री में नहीं बना पाऊंगा, उसके अलावा सारे सब पे बना सकता हूँ जितने मेरा आंसर आ जाएगा। और एक लास्ट वाले नोड पे बनाने के लिए n+1 बेस अलग से। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो विजिटेड नहीं है, तो मैंने जैसे बताया था 2 × n+1 आई गेस, हाँ 2 × n+1 इतने वेज, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी मैं विजिट कर पा रहा हूँ, तो जो जो वर्टिसेस उसमें काउंट ही नहीं हो रहे हैं तो उनसे सीधा मैं जा सकता हूँ उन पे, लाइक उन वाले एजेस पर 2 × n+1। तो बेसिकली ये है मेरा कोड जो सही से काम करता है। तो मेरे ख्याल से आई एम डन विद द डी क्वेश्चन ऑल्सो। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना काफ़ी है। A to D मैंने समझा दिया आपको सॉल्यूशंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डिस्कॉर्ड चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं हर कॉन्टेस्ट के बाद लाइव डिस्कशन करता हूँ इस मीट पर। तो थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।